of chapter first geography class 10th resources and development. So next topic है resource planning. हमें रिसोर्स की प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, रिसोर्स प्लानिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? सो प्लानिंग इज जुडिशियस, प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. देखो, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका जुडिशियस यूज़ के लिए प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इंडिया डाइवर्सिटी इन AOR. देखो, AOR मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. जो इंडिया है ना, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. कहीं जगह पे कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल है, कहीं जगह पे नहीं है. तो उनको रिसोर्सेज की डाइवर्सिटी है तो उनको सभी जगह इक्वली पहुंचाने के लिए जुडिशियस यूज़ के लिए प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, कई जगह सेल्फ सफिशिएंट है किसी रिसोर्सेज में और उन्हीं जगह पे दूसरे रिसोर्सेज की कमी है. ठीक है. कई जगह रिच है, कई जगह पुअर रिसोर्सेज है. तो इन सभी को मेंटेन करने के लिए, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड MP. झारखंड, छत्तीसगढ़ और MP है, मतलब ये जो मिडल इंडिया का एरिया है, डेल्टा एरिया, वहाँ पे रिच रिसोर्सेज हैं मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स के. तो जहाँ पे वहाँ पे मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स अच्छे से मिल जाते हैं. ठीक है. और अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश पता होगा नॉर्थ ईस्ट साइड. वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है. तो वहाँ पे चिरापुंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं. लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है. देन राजस्थान यहीं पे वेस्ट में, वहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी है क्योंकि मतलब वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है. सोलर और विंड एनर्जी अच्छी खासी है, लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज नहीं है, तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की कमी है. पता होगा राजस्थान में पानी कम मिलता है, तो वहाँ पे वाटर का इल्यूजन वगैरह होता रहता है लोगों को, तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज कम है. देन लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे कल्चर हेरिटेज है, मतलब वहाँ पे माउंटेन्स वगैरह हैं, तो जो बाहर से लोग हैं वो वहाँ पे घूमने आते हैं, तो वहाँ पे कल्चर हेरिटेज है. लेकिन वहाँ पे वाटर, मिनरल और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. वहाँ पे वाटर की कमी है, मिनरल्स की कमी है. माउंटेन्स होंगे, मिनरल्स और प्लेट्यू में मिलते हैं, तो वो माउंटेन हो गए, माउंटेन में मिनरल्स की कमी है. और इंफ्रास्ट्रक्चर तो माउंटेन में होता ही नहीं है. तो इन सभी चीज़ों की वजह से हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है. अब आपने देखा ही, कहीं पे कुछ अवेलेबल है, कहीं पे कुछ नहीं है. कॉल्स फॉर बैलेंस्ड प्लानिंग. इन सभी की वजह से कि कहीं पे रिच है, कहीं पे डेफिशिएंट है, कहीं पे सेल्फ सफिशिएंट है, कहीं पे एक्यूट शॉर्टेज है, तो इन सभी की वजह से हमें बैलेंस्ड प्लानिंग करनी पड़ती है एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल. जरूरी नहीं है कि नेशनल लेवल पे करनी है, स्टेट लेवल पे भी करनी पड़ती है, रीजनल और लोकल लेवल पे भी प्लानिंग करनी. नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. तो इंडिया में हम रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं? तो 3 पार्ट्स हैं. आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज. इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज है, और इन्वेंट करना है रिसोर्सेज को. कई बार हमें रिसोर्सेज पता भी नहीं होता, तो उनको इन्वेंट करना भी हमारा ही काम है. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सर्वेइंग, मैपिंग. एक तो सर्वे करना, उसके बाद मैप करना कि कहाँ कहाँ पे हमें ये मिले हैं. देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट. एक तो क्वालिटेटिव, क्वालिटी की तरफ से, एक क्वांटिटी की तरफ से. एक तो क्वालिटी भी बढ़िया हो रिसोर्स की, और एक क्वांटिटी भी अच्छी हो, उसके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना या फिर मेजरमेंट करना. ठीक है. देन आता है प्लानिंग स्ट्रक्चर. उसके बाद हमें प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि मतलब एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो हमारे पास, स्किल हो, इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो, कि मतलब हमारे पास एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो, स्किल हो और इंस्टीट्यूशनल सेटअप हो. मतलब वो एक प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होता है. टू इम्प्लीमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, ताकि जो भी रिसोर्स हैं उसके जो भी डेवलपमेंट प्लान है वो हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके. तो सेकंड क्या है? प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन. देखो, फर्स्ट में हमने रिसोर्स ढूंढे, सेकंड में हम क्या ढूंढेंगे? टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप करेंगे टू इम्प्लीमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स. देन थर्ड पार्ट क्या है? टू मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. तो जो हमने अब रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया, ये ऊपर वाला प्लानिंग के जो, उसको जो बाकी नेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंट प्लान चल रहे हैं ओवरऑल, उनको उनकी तरफ से मैच करना. तो जो इंडिया है ना, वो कॉन्टिन्यूसली कंसर्न्ड एफर्ट्स कर रहा है टू अचीव रिसोर्स प्लानिंग. मतलब जो रिसोर्स प्लानिंग का हमारा गोल है, क्योंकि रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो ही डेवलपमेंट होगी. मेन गोल तो डेवलपमेंट का है,
लेकिन डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एक वे है, दैट इज़ रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स किए जा रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान तभी लॉन्च हो गए थे इंडिपेंडेंस के टाइम ही। तो एक कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि उसके पास एक रिसोर्स होना चाहिए, मतलब उसके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रिसोर्सेज की। लेकिन सिर्फ अवेलेबिलिटी मतलब या सिर्फ मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स ही मतलब उससे से डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अब हमारे पास रिसोर्स है तो उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस भी होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिसोर्स हो गए और हम डेवलप हो गए, ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो 90s का टाइम था उस टाइम टेक्नोलॉजी अलग थी, अब 20s में अब अलग टेक्नोलॉजी है। तो यही बात है कि हमें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी तो चाहिए, प्लस में चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, जो भी अब टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में भी होते हैं तो, और इंस्टीट्यूशंस में भी होते हैं, तो भी जो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस आ रहे हैं वो चाहिए ही चाहिए हमें, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस आएगा यहाँ पे। देन रिचिंग फॉर एग्जाम्पल, कि इसमें अब एग्जांपल ले लो कि कुछ रीजन्स है वो रिसोर्सेज में तो रिच है लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, क्योंकि सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी में चेंजेस चाहिए और इंस्टीट्यूशंस में भी जो चेंजेस हैं वो हमें अप टू डेट रहना चाहिए उनके लिए। देन कुछ रीजन्स है वहाँ पे पुअर रिसोर्स बेस है, मतलब वहाँ पे जो रिसोर्स बेस है पुअर है, वहाँ पे रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली डेवलप है क्योंकि वहाँ पे शायद टेक्नोलॉजी हो या अपडेटेड इंस्टीट्यूशंस हो। अब एक कॉलोनाइजेशन का एग्जांपल ले लो कि हमारे इंडिया में जो कॉलोनाइज कंट्रीज आई, हमारे पास ऐसा क्या था, हमारे पास रिसोर्सेज थे। देखो इंडिया को सोने की चिड़िया माना जाता था क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज थे, लेकिन इंडिया के पास क्या नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। और टेक्नोलॉजी किसके पास थी, कॉलोनाइजिंग कंट्रीज के पास। तो कॉलोनीज के पास मतलब इंडिया के पास जिनके ऊपर कॉलोनीज बनाई हैं वो थे रिच इन रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद कॉलोनाइजिंग कंट्रीज जैसे ब्रिटेन हो गया, उसके पास क्या था, टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब वो उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है। तो रिसोर्सेज हमारे लिए, टेक्नोलॉजी उनकी थी, और उसकी जिसकी वजह से वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अगर उनके पास टेक्नोलॉजी ना होती तो कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज को? वो यही बोल के आए थे ना कि हम आपके इंडिया को डेवलप करेंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी तभी हमारे प्रिंसेस ने आने दिया था उनको, यही मेन रीज़न था, उनके पास टेक्नोलॉजी थी तभी वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और मतलब कॉलोनाइजेशन के डिफरेंट फेज में इंडिया को एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है, और तभी शायद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ हमारे इसमें, और थोड़ा इंडिया अब डेवलपिंग कंट्री है। पहले तो बैकवर्ड मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आता था पहले इंडिया, अब इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज में है और धीरे धीरे डेवलप कंट्रीज में भी आ जाएगा, आई होप सो। एक कंट्री को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और इंडिया के पास प्लस में क्या है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी है। सो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करें। सबसे पहले इरेशनल कंजप्शन। इरेशनल कंजप्शन मीन्स कि रिच को रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होना या फिर पुअर को रिसोर्सेज अवेलेबल ना होना, दैट इज़ इरेशनल कंजप्शन। मतलब कोई तो बहुत अच्छे से कंज्यूम कर रहा है, कईयों को अवेलेबल ही नहीं है रिसोर्सेज, दैट इज़ इरेशनल कंजप्शन। एंड सेकेंड वन इज ओवर यूटिलाइजेशन। ओवर यूटिलाइजेशन मतलब अपनी नीड से ज़्यादा असेस में किसी रिसोर्स को यूटिलाइज करना, दैट इज ओवर यूटिलाइजेशन। These two factors leads to socio-economic and environmental problems. इन टू फैक्टर की वजह से कंट्री में या फिर वर्ल्ड में सोशो इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए वी नीड रिसोर्स कंजर्वेशन। हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्स को कंजर्व करना चाहिए। जो भी लीडर्स या थिंकर्स हुए हैं उन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे किया, रिसोर्स कंजर्वेशन पे। जैसे गांधी जी हैं, उनका एक क्योट है, जैसे देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। मतलब हर किसी की नीड को पूरी करने के लिए तो रिसोर्सेज इनफ है हमारे पास, लेकिन किसी की ग्रीड मतलब लालच, किसी की भी ग्रीड को पूरा करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। सो रिसोर्स डिप्लेशन, वो कहते थे कि रिसोर्स डिप्लेशन जो होती है उसके दो मेन कारण क्या हैं,
ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स होते हैं जब वो उनका नेचर ग्रीडी हो जाता है या सेल्फिश हो जाता है, एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से रिसोर्स वो एक्सप्लॉइट करते हैं। देन एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से नेचर को हार्म होता है या एक्सप्लॉइट होता है नेचर, एक उसका दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसोर्स डिप्लेशन। सो टू फैक्टर्स है, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉइटिव नेचर है जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज डेप्लेट होते हैं। सो गांधी जी वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे। मास प्रोडक्शन मतलब कि जो भी क्या बोलते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रोडक्शन होना इन अ कंसिस्टेंट वे, कि मतलब कोई भी लार्ज कंपनीज हैं जो प्रॉफिट के लिए मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स वगैरह कंसिस्टेंट में प्रोड्यूस करती हैं, वो उसके अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद मासेस, और वो इसको रिप्लेस करना चाहते थे प्रोडक्शन बाय मासेस, कि मतलब प्रोडक्शन तो हो लेकिन उसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, एक ही कंपनी उसको प्रोड्यूस ना करे, मतलब बहुत सारी कंपनीज मिलकर प्रोड्यूस करें, एम्प्लॉयमेंट बढ़े और रिसोर्सेज भी कंजर्व हो जाएं। सो ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद मासेस। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज पता है लैंड भी एक रिसोर्स ही है, हम लैंड पे रहते हैं एंड परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग वगैरह, वो सब भी हमारे लैंड में ही होती हैं। सो नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, जो एक लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है अटमोस्ट इम्पोर्टेंस का, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लैंड के बिना हम कुछ भी नहीं है, लैंड पे ही हम रहते हैं, लैंड पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लैंड ही पैसे कमाने का एक तरीका है। सो इसका इनके रोल क्या क्या है, सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ लैंड पे ही होती हैं। देन असेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, लैंड एक असेट है, असेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, फाइनाइट मतलब लिमिटेड रिसोर्स है लैंड एक, और अगर हम इसको ओवर यूज़ करेंगे तो ये एक्सटिंक्ट मतलब लैंड की कमी हो सकती है। सो एक्चुअली 10th में ना मेरा एक क्वेश्चन आया था ट्रू फॉल्स का, उसमें ये था लैंड इज एन असेट ऑफ इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड, और मुझे इतना याद था फाइनाइट इनफाइनाइट पे मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं ट्रू लिखाई थी और वो फॉल्स हो गया था। इनफाइनाइट नहीं आएगा, फाइनाइट, लिमिटेड है लैंड, इनफाइनाइट तो अनलिमिटेड होता है ना, लिमिटेड रिसोर्स है लैंड। देन जो लैंड है वो मतलब लैंड इज अंडर अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, जो लैंड है वो डिफरेंट वैरायटी मतलब रिलीफ फीचर्स हैं बहुत सारे, जैसे प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू और लैंड। प्लेन मतलब नॉर्दर्न प्लेन, जहाँ पे क्या एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वगैरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो 43% प्लेन है इंडिया का एरिया। इंडिया का जो क्या बोलते हैं लैंड है, इंडिया की बाउंड्री में जो भी लैंड आता है उसमें 43% प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें हम क्या करते हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री करते हैं। माउंटेन 30% है, माउंटेन एरिया, माउंटेनियस एरिया है वो 30% है, जिसपे रिवर फ्लो करती है या फिर टूरिज्म का पार्ट है और इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स। देन प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 27% ऑफ इंडिया लैंड्स, और प्लेट्यू 27% का है जिसमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं और फॉरेस्ट मिलते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन वर्ड, मतलब MCQs, प्लेन 43%, माउंटेन 30% एंड प्लेट्यू 27%, तो ये याद रखना जरूरी है। और एक MCQ ये बताया ना कि इनफाइनाइट आएगा तो फॉल्स करके आना, और फाइनाइट आएगा तो ही, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, तो ही ट्रू करके आना। नेक्स्ट इज लैंड यूटिलाइजेशन, कि लैंड को किस किस वे में यूटिलाइज किया जाता है। फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट एरिया होता है कुछ। देन लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसे लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले बैरन एंड वेस्ट लैंड, देन नॉन एग्रीकल्चर लैंड। बैरन एंड वेस्ट लैंड मतलब जो रोके होते हैं, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज होते हैं, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर किया ही नहीं जा सकता। देन नॉन एग्रीकल्चर एरिया जैसे रोड, जहाँ पे हम अपना कुछ बना रखा होता है, जैसे हमारा होम है, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। रोड वगैरह, इंडस्ट्री, रेलवे, यहाँ जहाँ पे सेटलमेंट्स वगैरह है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, दैट कम्स अंडर नॉन एग्रीकल्चर एरिया।
अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, अब और कुछ अनकल्टिवेटेड लैंड है। सबसे पहले परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं जहाँ पे एनिमल्स वगैरह को ग्रेस कराया जाता है। देन ट्री क्रॉप्स, जहाँ पे ट्रीज होती है मोस्टली, मतलब ट्रीज होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे भी कल्टिवेशन नहीं कर सकते। देन कल्चरेबल वेस्ट लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है, ऐसा एरिया मतलब जिस पे पहले एग्रीकल्चर किया जाता था लेकिन अभी 5 साल तक 5 साल से ज़्यादा हो गए उस पर कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ, दैट कम्स अंडर कल्चरेबल वेस्ट लैंड। तो कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या है, मतलब जो जिसपे 5 साल से ज़्यादा अभी तक कोई कल्टीवेशन नहीं हुआ है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में बैरन वेस्ट एंड नॉन एग्रीकल्चर, वो तो अवेलेबल ही नहीं है। देन अदर और कुछ अनकल्टिवेटेड जहाँ पे पेस्चर ग्रेजिंग होती है या फिर ट्री क्रॉप्स या फिर कल्चरेबल वेस्ट लैंड। देन फैलो लैंड, फैलो लैंड क्या होता है, फैलो लैंड वो होता है मतलब जहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे क्रॉप ग्रो की है और उसको सॉइल मतलब उसकी फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए कुछ टाइम के लिए हमने उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ा है, दैट इज़ फैलो लैंड। अब करंट फैलो लैंड क्या होता है, मतलब करंट फैलो मतलब अभी अभी जिस तरह कल्टीवेशन करके हटे हैं हम और उसको फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए अभी छोड़ा है हमने। देन अदर देन करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो मतलब जिस लैंड को हमने 1 साल से लेके 5 साल के बीच में तक यूज़ नहीं किया है, फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर, मतलब एक से लेके 5 साल तक टाइम हो गया है उसको हमने यूज़ नहीं किया है, मतलब वो फैलो ही पड़ा है। और करंट फैलो मतलब 1 ईयर से कम का। देन नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया मतलब जहाँ पे अभी एग्रीकल्चर चल रहा है, जहाँ पे अभी मतलब बीज वगैरह बो रखे हैं, जहाँ से एग्रीकल्चर अभी भी चल रहा है, कल्टीवेशन हो रहा है, दैट इज नेट सोन एरिया प्लस सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। नेट सोन एरिया तो हो गया जहाँ पे अभी एग्रीकल्चर चल रहा है एट प्रेजेंट, और अगर उसमें हम प्लस कर दे सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब ऐसा लैंड जहाँ पे 1 साल में एक से ज़्यादा बार कल्टीवेशन होता है, दैट उन दोनों को मिला के बनता है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। एक तो नेट सोन एरिया फॉर एग्जांपल अभी कल्टीवेशन हो रहा है, अगर हम उसमें ऐड कर दें सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब जिसमें एक एग्रीकल्चर ईयर में 2 या 3 बार कल्टीवेशन किया जाता है, उसको ऐड कर दे तो वो क्या बन जाता है, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, मतलब ग्रोस एरिया बन जाता है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज जो लैंड का यूज़ है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं, टोपोग्राफी, लैंड की क्लाइमेट क्या है या सॉइल टाइप्स क्या है, मतलब नेचुरल फैक्टर्स। और ह्यूमन फैक्टर्स सेकंड है ह्यूमन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कितनी है और कल्चर एंड ट्रेडिशन क्या है। तो किसी भी लैंड का यूज़ इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और टोटल हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, जिसमें से 93% की जो डाटा है वो हमारे पास अवेलेबल है, जो बाकी 7% है वो अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है असम को छोड़ के वहाँ पे अच्छे से मतलब डाटा कलेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, मतलब वहाँ पे जाके ऐसे डाटा कलेक्ट करना नॉट पॉसिबल। एंड जम्मू एंड कश्मीर के कुछ रीजन्स जो पाकिस्तान और चाइना के अंदर है वहाँ का भी डाटा अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ 93% डाटा अवेलेबल है। तो ये सारा इसमें बुक में एक चार्ट दिया गया है, वैसे वो याद करने की जरूरत नहीं है इतना, मतलब क्या परसेंटेज कौन याद करता है, लेकिन कुछ मेन चीज़ें जो रिटर्न पोर्शन में थी वो मैंने यहाँ निकाल दी हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले ये था कि जो फॉरेस्ट का एरिया है, डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया कितना चाहिए था, 33% अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। 1952 में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो 33% होना चाहिए, डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया 33% होना चाहिए, लेकिन वो उससे कम है हमारे पास। देन ये था कि बैरन और वेस्टलैंड में ये सब इंक्लूड होता है, रॉकी एरियाज, एरिड एरियाज एंड डेजर्ट एरिया। और नॉन एग्रीकल्चर में रोड, इंडस्ट्रीज, रेलवेज और जहाँ पे ये सब होता है वो नॉन एग्रीकल्चर एरिया होते हैं। देन परमानेंट पेस्चर का जो एरिया है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, ये भी रिटर्न था। देन जो अदर देन करंट फैलो है, अदर देन करंट फैलो मतलब एक तो फैलो करंट एक ईयर से कम के टाइम लिमिट में, मतलब टाइम में अगर हमने फैलो छोड़ रखा है दैट इज़ करंट फैलो। लेकिन
ऐसी फैलो लैंड जो जिसको 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम, मतलब इन 1 साल या 5 साल के बीच की जो टाइमिंग है तब तक फैलो पड़ा है, वो किस वजह से फैलो छोड़ा गया है? या तो उसकी क्वालिटी पुअर होगी उस लैंड की, तभी तो वो 1 साल से उस पर कल्टिवेशन नहीं हुआ, 1 साल से लेके 5 साल तक उसके अंदर कल्टिवेशन नहीं हुआ है। या फिर उसमें जो कोस्ट कल्टिवेशन की कॉस्ट है वो बहुत हाई होगी, कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ वेरी हाई, इसलिए वो करंट मतलब फैलो लैंड पड़ा है। करंट फैलो तो देखो सॉइल फर्टिलिटी रीगेन कर लेगा तो नेक्स्ट एग्रीकल्चर ईयर में तो वो यूज़ हो ही जाएगा, तो वो नेट सोन एरिया में इंक्लूड हो ही जाएगा अपने आप। लेकिन अगर हम अदर देन करंट फैलो लैंड है, इसको अगर हम नेट सोन एरिया के अंदर इंक्लूड करें तो जो नेट सोन एरिया है वो हमारा 54% हो जाएगा। मतलब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना कि जो अदर देन करंट फैलो है इसको हम इसके अंदर इंक्लूड कर सके, ताकि ये लैंड यूटिलाइज हो जाए हमारा। ठीक है, नेट सोन एरिया तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर ये इंक्लूड हो जाएगा 54%, नेट सोन एरिया जो भी प्रेजेंट में कल्टीवेट हो रहा है, और जो ऐसा एरिया जो एक एग्रीकल्चर एरिया में एक या एक दो तीन मतलब एक से ज़्यादा बार कल्टीवेट होता है, उन दोनों को मिला के बनते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया ना वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल जो नेट सोन एरिया है वो पंजाब और हरियाणा में 80% है। ठीक है, और जो अरुणाचल AR है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन सभी का मिला के 10% से भी कम है। मतलब ये वेरी करता है फिजिकल फैक्टर्स पे और ह्यूमन फैक्टर्स पे। बताया ना मैंने कि पंजाब और हरियाणा में तो 80% है और इन सभी मिला के 10% से भी कम है। और फॉरेस्ट इज वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो हमें फॉरेस्ट तभी तो बताया कि 1952 में 33% चाहिए था, लेकिन इतना है नहीं हमारे पास डिजायर। सो फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि फॉरेस्ट होगा तभी हम जीवित रह सकते हैं। देन लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन इज व्हेन वी कॉन्टिन्यूसली यूज अ पार्ट ऑफ लैंड विदाउट कंजर्विंग इट। मतलब एक लैंड है, हम उसको ओवर यूज करे जा रहे हैं, उसको उसकी फर्टिलिटी रीगेन नहीं करने दे रहे, उसको कंजर्व ही नहीं करने दे रहे, तो वो फिर मतलब वो लैंड यूज करने लायक नहीं रहती है। दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। सो नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है और उसके कुछ कंजर्वेशन मेजर्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं। देखो, हमने जो अपना लैंड है वो पास्ट जनरेशन से लिया है और हमें उसे फ्यूचर जनरेशन के साथ भी शेयर करना है, और 95% जो है हमारी बेसिक नीड्स की वो लैंड से ही मिलती है हमें। जैसे फूड हो गया, एग्रीकल्चर वगैरह से फूड मिलता है, शेल्टर, घर वगैरह भी लैंड में ही बनते हैं, और क्लॉथिंग वगैरह जो भी है वो लैंड की वजह से ही हम क्लॉथ वगैरह डाल सकते हैं। सो ह्यूमन कोज लैंड डिग्रेडेशन। एक तो ह्यूमन ने लैंड डिग्रेडेशन किया, कोई बात नहीं, ऊपर से दे ऑल्सो एग्रीवेटेड पेस ऑफ नेचुरल फोर्स टू कोज डैमेज। देखो, लैंड डिग्रेडेशन कुछ नेचुरल फैक्टर की वजह से भी होता है। ह्यूमन ने उनकी पेस इंक्रीज कर दी है नेचुरल फोर्स की, ताकि वो डैमेज जल्दी हो। वो ह्यूमन फैक्टर्स ही हैं कुछ जिनकी वजह से नेचुरल फैक्टर्स की जो पेस है वो इंक्रीज हो गया और लैंड जल्दी डिग्रेड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, टोटल डिग्रेडेड लैंड है 130 मिलियन हेक्टेयर है। टोटल डिग्रेडेड लैंड है जो इंडिया का, दैट इज 130 मिलियन हेक्टेयर। और फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया कितना है? ऐसा डिग्रेडेड एरिया जो फॉरेस्ट द्वारा किया गया है, दैट इज 28%। वाटर डिग्रेडेड एरिया 56%। विंड इरोडेड एरिया 10%। और कुछ सैलाइन एंड एल्केलाइन, मतलब जो सॉल्ट वगैरह, सॉल्ट या एल्केलाई चला जाता है जो भी लैंड के अंदर, दैट इज 6%। तो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया 28%, वाटर इरोडेड एरिया 56%, विंड इरोडेड एरिया 10%, एंड सैलाइन एंड एल्केलाइन 6%। सबसे कम सैलाइन एंड एल्केलाइन है, देन वीट डिग्रेडेड एरिया, देन फॉरेस्ट, और सबसे ज़्यादा वाटर डिग्रेडेड। तो लैंड डिग्रेड होने के मेजर्स क्या हैं? सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से झारखंड, MP, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में लैंड डिग्रेड हो रहे हैं। देन ओवरग्रेजिंग एक और रीजन है। ओवरग्रेजिंग की वजह से गुजरात, राजस्थान, MP एंड महाराष्ट्र, वहाँ पे लैंड डिग्रेड हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन तो जो वेस्ट पार्ट, मतलब थोड़ा सा मिड वेस्ट, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, और जो एग्जैक्ट मिड है जैसे गुजरात, राजस्थान, MP एंड महाराष्ट्र, वहाँ पे ओवरग्रेजिंग की वजह से। और जो नॉर्थ एरिया है, पंजाब, हरियाणा एंड UP, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ पे ओवर इरीगेशन की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। देन मिनरल प्रोसेसिंग, जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे मिनरल प्रोसेसिंग होती है, फॉर एग्जांपल
सीमेंट की इंडस्ट्री में लाइमस्टोन की प्रोसेसिंग होती है। देन कैलकाइट एंड सोपस्टोन की ग्राइंडिंग होती है, वो सैरेमिक इंडस्ट्री, मतलब सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग होती है और सैरेमिक इंडस्ट्री के लिए कैलकाइट और सोपस्टोन की ग्राइंडिंग होती है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, मतलब जो ग्राइंडिंग की वजह से जो एयर में फैल जाते हैं एफ्लुएंट्स, उससे क्या होता है, जब बारिश आती है तो वो ना सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर पे सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो फिल्टर नहीं हो पाता। पता है सॉइल वाटर फिल्टर करती है, तो इन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से जो वाटर है वो फिल्टर नहीं हो पाता, जिससे वाटर भी डिग्रेड होता है। लैंड डिग्रेडेशन तो होता ही है, क्योंकि सॉइल के ऊपर जम जाएगी तो लैंड डिग्रेड होगा, प्लस वाटर भी फिल्टर नहीं होता, तो वाटर पोल्यूशन भी होता ही है। अब इनको कंजर्व करने के मेथड्स क्या है? सबसे पहले अफॉरेस्टेशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, जो भी ग्रेज वगैरह करते हैं एनिमल्स, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी चाहिए। फील्ड्स वगैरह होनी चाहिए जहाँ पे वो प्रॉपर ग्रेजिंग करवाएं अपने एनिमल्स को। देन प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं उनके शेल्टर बेड्स प्लांट करने चाहिए, ताकि जो विंड वगैरह है जिसकी वजह से इरोजन होते हैं वो कंट्रोल में हो जाए। देन स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए हमें थॉर्नी बुशेस वगैरह ग्रो कर देनी चाहिए, ताकि जब विंड चले तो सॉइल इरोज जो ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर है वो विंड के साथ बह ना जाए, मतलब सॉइल इरोजन ना हो। देन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो भी लैंड है जहाँ पे कचरा वगैरह गिराते रहते हैं तो उनका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसे ओपन फील्ड्स में किसी को भी अपना डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह फेंकना नहीं चाहिए, मतलब जो भी वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सभी का प्रॉपर मैनेजमेंट करके किसी एक मतलब वेस्ट लैंड पे ही सब कुछ डालना चाहिए। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है हर चीज़ का, तो माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में करना चाहिए, जितना नीडेड है उतनी ही माइनिंग करनी चाहिए, नहीं तो हमारे पास जो कोल वगैरह है वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा। देन प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स निकलते हैं उनका प्रॉपर डिस्चार्ज हो और डिस्पोजल हो, और जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको ट्रीटमेंट करने के बाद ही रिवर्स वगैरह में डाला जाए या फिर एयर वगैरह में छोड़ा जाए, ताकि उससे कुछ वाटर, लैंड या फिर एयर पोल्यूट ना हो।